का संविधान है, हम सभी नागरिकों का अधिकार एक समान है। आदिवासी दलित महिलाओं के लिए, शोषित ग्रामीण बेसहारों के लिए झालसा का योगदान है। आओ करें इंसाफ और अपने हक की बात, कानून की बात, कानून की बात, कानून की बात, कानून की। जोहार, नमस्कार। कानून की बात में आमतौर पर हम अलग अलग स्कीम्स के बारे में भी चर्चा करते हैं, जिस स्कीम से जो आम नागरिक है उसको अगर कोई क्षति हुई है तो उसको कंपनसेट किया जाता है। यह बात कई बार समझाने की हमने कोशिश की है और उसी में एक है विक्टिम, पीड़ित व्यक्ति को और उसके परिवार को भी कंपनसेट करने की बात है, कानून ने व्यवस्था की है। दिक्कत यह है कि लोगों को यह पता नहीं है। वैसे जो विधिक सेवा प्राधिकार हैं अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, मीडिया में जो खबरें आती है उसके आगे बढ़ करके, लेकिन यह जिम्मेवारी आपकी भी है जो आप सुन रहे हैं कि अगर आपके आसपास कोई इस तरह का पीड़ित है, विक्टिम है, तो उसके बारे में आप झालसा को लिख सकते हैं या खुद उसको बता सकते हैं कि भाई ये प्रक्रिया है, कौन पीड़ित है, किसको पीड़ित माना जाएगा, कैसे वो कंपनसेट होगा, कैसे अपील होगी, कैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी। आज इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ है बात करने के लिए विधि की विद्यार्थी नताशा नुपुर। स्वागत है आपका। एक तो ये बताइए कि ये जो पीड़ित मुआवजा है जो कंपनसेट करना है, तो पीड़ित सबसे पहले कौन है? हु इज विक्टिम? पीड़ित वो है जिसके साथ कोई अपराध हुआ हो और उस अपराध के वजह से उसे कोई क्षति पहुंची हो, उसका नुकसान हुआ हो। और नुकसान किसी भी तरीके का हो सकता है, चाहे वो शारीरिक हो, भावनात्मक हो, मानसिक हो या फिर आर्थिक नुकसान सहना पड़ा हो उसे। पीड़ित की परिभाषा में उसके आश्रित भी आते हैं, जैसे कि उसके माता पिता हो गए, उनके बच्चे हो गए या पति पत्नी हो गए। उन सबको सरकार की तरफ से मुआवजा मिलता है और ये सभी पीड़ित कहलाएंगे। तो ये जो पीड़ित कहलाएंगे, पीड़ित कहना एक तो हुआ कि किसी के पर अपराध हुआ, यानी किसी के साथ मारपीट हुई, किसी घर में लूटपाट हो गई, उग्रवादी आए मार करके चले गए, आतंकवादी आया मार करके चले गए, कोई ऐसे ही आया मार करके चला गया। तो जो नुकसान हुआ, जिसने मार खाया, जिसकी जान गई, उस परिवार को पीड़ित कहते हैं जी। और वह व्यक्ति जिसके साथ ये अपराध हादसा हुआ और बाकी परिवार के लोग अगर वो नहीं रहता है तो उन लोगों को कंपनसेट करने के क्या है ये? जी, पीड़ित वही है जिसके साथ कोई नुकसान हुआ, जैसे आपने कहा कि अगर लूटपाट हुआ या उसे गुंडों ने आके मारा या चोरों ने आके मारा उसे, तो वो पीड़ित कहलाएगा। उसके साथ साथ अगर उसके साथ साथ उसके परिवार को भी नुकसान पहुंचता है, आर्थिक नुकसान, जैसे अगर चोरी हो गया या फिर अगर उस पीड़ित की मृत्यु हो गई तो उसके परिवार का पालन पोषण कैसे होगा, उनका ध्यान कैसे रखा जाएगा, तो वो सब पीड़ित की परिभाषा में आते हैं। तो पीड़ित को चिन्हित करने की क्या प्रक्रिया है? कैसे चिन्हित करेंगे कि वो पीड़ित है? कोर्ट चिन्हित करके कहेगा कि वो पीड़ित है, उसको मिलना चाहिए, जो विधि सेवा प्राधिकार हैं वो करेंगे, ग्राम पंचायत करी, कौन करेगा उसको चिन्हित, कौन करेगा कि वो अपराधी है, ये पीड़ित है? पहले तो एक तो वो जेल गया, ठीक है ना, जो अपराधी है वो जेल गया, उसके बाद वो बच गया, जिसने अपराध किया उसके परिवार में या तो खत्म हो गया या उसके परिवार में लोग बचे हुए हैं। तो चिन्हित कौन करेगा? पुलिस चिन्हित करेगी, अदालत चिन्हित करेगा, अदालत तय करेगा, पुलिस तय करेगी या विधिक सेवा प्राधिकार तय करेंगे? एक तो कोर्ट रेकमेंड करता है विधिक सेवा प्राधिकार को कि ये पीड़ित है, इसके साथ ऐसा ऐसा अपराध हुआ और इससे इतनी इतनी क्षति पहुंची, इतना नुकसान सहना पड़ा है। और फिर उसके बाद अगर कोर्ट से रेकमेंडेशन नहीं आता है तो जो पीड़ित है वो खुद जिला विधिक सेवा प्राधिकार में जाके एक अपील दर्ज करा सकता है कि मैं पीड़ित हूँ, मेरे साथ अपराध हुआ है, ऐसा ऐसा अपराध हुआ है, मुझे ये नुकसान सहना पड़ा, मुझे पुनर्वास की आवश्यकता है, तो वो सब पीड़ित कहलाएंगे। तो वो पीड़ित जो है कोर्ट में जाने और कोर्ट के चिन्हित करने के बीच में तो गैप हो सकता है, उसमें उसको परेशानी हो सकती है, तो वो खुद या वहाँ जो लोकल सिस्टम है वो लोकल सिस्टम को इंटीमेट कर सकता है जो विधिक सेवा प्राधिकार है उनको। जी बिल्कुल, ये विधिक सेवा प्राधिकार की भूमिका में आता है कि वो
उस पीड़ित को है उसे मुआवजा दे, या फिर अगर उसके अस्पताल का बिल है तो वो सब भरें। कोई और अगर उन्हें सहायता की जरूरत है तो ये विधिक सेवा प्राधिकार देती है। अभी जो फर्स्ट हैंड या इमीडिएट जो जरूरत पड़ती है वो जरूरत पड़ती है हॉस्पिटलाइजेशन की, इलाज की, और वो घर का अगर मुखिया है, घर का मालिक है, वो चला गया या घर का कोई मेंबर चला गया तो घर में जो काम करने वाले सब लोग उसमें लग जाते हैं। वैसी स्थिति में उसको तुरंत कुछ कंपनसेट करना चाहिए। मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आजकल जो मेडिकल की स्थिति है उसमें तो हर जगह पैसा ही पैसा लगता है, तो उसमें कैसे उसको व्यवस्था हो सकती है? उसके परिवार में अगर कोई है जो हमको सुन रहा है या ऐसा व्यक्ति सुन रहा है जो उसके परिवार में खबर करे, तो वो कहाँ तुरंत अपील करे कि भाई हमारे साथ ऐसा हो गया इसलिए हमको मुआवजा चाहिए? एक तो वो कि पुलिस ने मामला दर्ज किया, पुलिस ने मामला दर्ज करके कोर्ट में भेज दिया, फिर वो अपना इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, एक प्रक्रिया है, अपना इन्वेस्टिगेशन चलता रहेगा। इस बीच में जो गैप है उस गैप को कैसे मेकअप करें? वो विधिक सेवा प्राधिकार का जिम्मेदारी है सर कि वो देखे अगर कोर्ट केस चल रहा है और पीड़ित या तो पीड़ित खुद जा सकता है प्राधिकार में सहायता मांगने, या फिर अगर उसके परिवार के कोई सदस्य हैं या उनके घर के अगल बगल कोई रहते हैं उनके शुभचिंतक, वो जाके फिर मुआवजा मांग सकते हैं या फिर आर्थिक सहायता मांग सकते हैं विधिक प्राधिकार द्वारा। किस तरह से कैटेगराइज किया गया है अपराध का कि इस तरह का अपराध होता है तो इस तरह का मुआवजा मिलेगा, इस तरह की व्यवस्था कुछ कैटेगराइजेशन है क्या? जी है सर। सीआरपीसी जो है जिसे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजरल कहते हैं, उसके सेक्शन 357A में ये बताया गया है कि ये राज्य सरकार का दायित्व है कि वो पीड़ितों को मुआवजा दे और उनके पुनर्वास के लिए नियम और कानून बनाए। और इसी को मद्देनजर रखते हुए झारखंड सरकार ने 2012 में एक योजना लागू की थी और उस योजना को फिर 2016, 2018 और 2019 में उसका संशोधन किया गया और उसके बाद एक अनुसूची बनाई गई कि कौन कौन से ऐसे अपराध हैं जिससे अगर कोई ग्रसित होता है तो वो पीड़ित के परिभाषा के अंतर्गत आता है, और हर आपराधिक मामला जितना भी होता है सबके लिए राशि अलग अलग होती है और वो उम्र के हिसाब से भी वो तय किया जाता है। जैसे MACT के केसेस में वहाँ तय होता है कि उम्र के हिसाब से चीज़ें तय होती हैं कि अगर जिंदा रहता तो इतना होता, उस तरह से भी तय की जाती है। महिलाओं को अलग कैटेगरी में रखा गया है क्या? महिलाओं के प्रति अगर अपराधिता है, हिंसा होती है तो महिलाओं के लिए अलग कुछ व्यवस्था है क्या? जी सर, जो 2012 में जो योजना आई थी उसका संशोधन 2019 में किया गया था, खास करके महिलाओं को मद्देनजर रखते हुए। उस 2019 में संशोधन किया गया, उसमें जो मुआवजे की रकम है उसमें बढ़ोतरी की गई है और उसमें काफ़ी एक लंबी सूची है अपराधों की जो महिलाओं के प्रति होती है और उसके हिसाब से उन्हें मुआवजा मिलता है। जैसे कि 2012 में के अनुसूची के अनुसार अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो पहले उन्हें सिर्फ 2 लाख रुपए मिलते थे, पर अब 2019 के मुताबिक उन्हें लगभग 5 से 10 लाख रुपए मिलते हैं। वैसे ही बलात्कार में जो से पहले सिर्फ 3 लाख मिलते थे, अब वो लगभग 4 से 10 लाख मिलते हैं उन्हें। और अगर तेजाब का मामला है तो पहले उन्हें सिर्फ 3 लाख मिलते थे, अब उन्हें 3 से 8 लाख रुपए तक दिए जाते हैं। और ये गौर करने वाली बात एक ये भी है कि अगर कोई महिला पीड़ित है जिसके साथ एक से ज़्यादा अपराध हुए हों तो उन्हें उन सारे अपराधों में जितनी तय अनुसूची के हिसाब से उन्हें मिलनी चाहिए राशि, उन सबका संयुक्त राशि उन्हें दिया जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल दीजिए। जैसे कि अगर किसी महिला के पे तेजाब हमला होता है और तेजाब हमला के अनुसार उसे 3 लाख से लेकर 8 लाख के बीच में उसे मुआवजा मिलेगा, और अगर तेजाब हमले के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है तो 3 लाख से 8 लाख तो उसे मिलेगा ही, साथ साथ मृत्यु में जो 5 से 10 लाख की मुआवजा रकम है वो भी उसे मिलेगा। तो दोनों का संयुक्त राशि उसे दिया जाएगा। तो कौन हकदार होगा? उसको राशि का पाने का हकदार कौन होगा? किसको मिलेगी वो राशि? जो भी पीड़ित है सर, जिसके साथ ये अपराध हुआ है। तो मतलब कि उसके परिवार के लोग हुए थे। एक तो हुआ कि तेजाब का हमला सिर्फ हुआ है, उसमें उसका डेथ नहीं हुआ है, तब तक तो वो है, उसको हाँ मिलेगा। लेकिन डेथ हो जाने पर किसको मिलेगा और किसको अपील करनी चाहिए, किसको जाना चाहिए, प्राधिकार या कोर्ट में? जैसे देखिए या सर, कोर्ट सुओ मोटो करती है, क्या है? अगर मृत्यु नहीं हुई है तो उस महिला को मिलेगा सीधा पूरा रकम, लेकिन अगर उसकी मृत्यु हो जाती है उसमें हॉस्पिटलाइजेशन का खर्च अलग है कि जुड़ा हुआ है? जी, साथ में है। साथ में। जी सर। और अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके जो परिवार के लोग हैं, जैसे कि उसके माता पिता, उसके बच्चे या उनके पति जो आश्रित है उनके ऊपर, और परिवार के सदस्य, इन सबको फिर अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उन्हें मुआवजा मिलता है। तो ये मुआवजे की राशि जो है उसके लिए जो मैंने पहला सवाल किया था, उसको खुद अपील करनी पड़ेगी, घर के लोगों को अपील करनी पड़ेगी, या जैसे ही मामला कोर्ट में आता है तो जज साहब तय करेंगे या पुलिस तय करेगी? क्या है व्यवस्था, क्या है?
पहला तो सर अगर ये कोर्ट में जाता है ये केस तो कोर्ट क्या कि से किसी भी अपराध के विद इन 24 आवर या उससे भी पहले जब मामला हो तो सबसे पहले पुलिस थाना में जाता है। जी सर 24 घंटे के अंदर कोर्ट भी पहुंच जाता है मामला। जब कोर्ट पहुंचा पुलिस थाना पहुंच गया तो एक प्रक्रिया तो शुरू हो गई जिसमें कि यह चिन्हित हो गया कि फला पीड़िता है, फला पीड़ित है, उस पीड़ित और उसके परिवार को इस तरह की नीड है। तो इसमें कितना पीरियड क्या लगता है, कैसे है व्यवस्था? जैसे अगर कोर्ट की तरफ से रिकमेंडेशन आता है विधिक सेवा प्राधिकार को कि आपको इस पीड़िता को इतना मुआवजा देना है, तो वो प्राधिकार क्या करेगा, वो एक कमेटी बिठाती है, एक समिति बैठती है प्राधिकार द्वारा और वो ये जांच करती है कि वो पीड़िता को कितना नुकसान सहना पड़ा हो, कौन कौन सा अपराध उसके साथ हुआ है और 2 महीने के अंदर वो रिपोर्ट बनाती है और 2 महीने के भीतर ही उनका ये प्रयास रहता है कि उसे वो मुआवजे की रकम दे दी जाए, ताकि एक तो पहले से वो परेशान है उसे और परेशान ना करने के लिए ये योजना बनाई गई है। ये जो पीड़ित है और पीड़ित फैमिली है या पीड़ित पर आश्रित जो लोग हैं वो भी कैटेगराइज हैं क्या? जी सर, जो पीड़ित है कुछ मामलों में तो होता है कि ये माता पिता पर वो आश्रित है महिला के मामले में, या शादी हो गई है तो पति है, नहीं है माता पिता भाई है, भाई पर आश्रित है। तो वो जो मूल हमारा सवाल है वो सवाल है कि उस हॉस्पिटलाइजेशन जो है ना अस्पताल के खर्चे का, कि उस समय जो अस्पताल पहुंचती है या पहुंचता है दोनों स्थिति में, तो उस स्थिति में हॉस्पिटल का एक्सपेंडिचर उसमें कुछ समय ज़्यादा लगता है या तुरंत व्यवस्था हो जाती है। जो पुलिस थाना रिपोर्ट करती है कोर्ट को और हॉस्पिटल की जवाबदेही हो जाती है। अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो करते भी हैं, लेकिन प्राइवेट में अगर जाना है वो सारा कुछ करना है तो क्या है उसका रास्ता? सबसे पहले तो जो प्राधिकार है वो पैसा देती है कि आप अपने अस्पताल के सारे एक रास्ता हो सकता है कि प्राधिकार से सीधे वो ये कर ले, जो पीड़ित का परिवार है सीधा आवेदन दे, हाँ, सीधा जाकर के मिले कि भाई हमारी ये स्थिति है, हॉस्पिटलाइजेशन हुआ है, उस पर ये खर्च हो रहा है, जी उसमें सर, तुरंत मदद की जरूरत है, या तो आप वहाँ बात करें या पैसे की व्यवस्था करें। ये क्या वो प्राधिकार के साथ आप सामने खुद जाके उससे विनती कर सकते हैं, अपील दे सकते हैं कि हमें अस्पताल के बिल के लिए सहायता चाहिए, तो वो सहायता देंगे आपको। या फिर बहुत केसेस में होता है कि अगर जो अपराधी है उससे जो फाइन मांगा जाता है, जो कोर्ट का जो पनिशमेंट का एक तरीका है फाइन, तो वो फाइन को अगर कोर्ट ये देखती है कि ये फाइन काफ़ी इनफ है तो वो फाइन को हॉस्पिटल बिल्स में डाल देती है, ये बोलकर कि जो अपराधी ने जो फाइन दिया है कोर्ट को एज पनिशमेंट, वो फिर विक्टिम को, जो पीड़ित है, उसके परिवार को जाएगा, ताकि उसका अस्पताल का पूरा खर्च निकल जाए उसमें। और अगर वो कम पड़ता है तो प्राधिकार फिर सहायता करती है। हम दर्शकों को थोड़ा सा ज़्यादा एलोबोरेट करके बताना चाहते हैं, पीड़ित में कौन कौन लोग आएंगे, ये थोड़ा सा एलोबोरेट करिए उसको। पीड़ित में सर जिसके साथ अपराध हुआ वो आते हैं, उनके आश्रित आते हैं, जो उन पे आश्रित हैं सहायता के लिए, उनके परिवार के लोग, उनके आसपास के लोग, उनके शुभचिंतक, ये सब पीड़ित में आते हैं। लेकिन मुआवजे की रकम या तो सीधे सीधे पीड़ित को मिलती है अगर उसकी मृत्यु ना हुई हो, या फिर अगर मृत्यु हो गई है तो उसके परिवार के करीबी लोगों को मिलती है पीड़ित डायरेक्ट, जिस पर वो है, जिस पे डायरेक्ट जो निर्भर करते हैं रिश्ता, हाँ, रिश्ता जिससे डायरेक्ट बनता है या जो जिस पर निर्भर करता है। जी सर। तो पंचायती राज व्यवस्था एक बड़ी व्यवस्था है, तो पंचायती राज व्यवस्था की जिम्मेवारी माननी चाहिए कि वो भी उसमें आगे बढ़ करके उसको मुआवजा दिलाने की कोशिश करे। नहीं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है तो उसको एक व्यवस्था करनी चाहिए। कोर्ट में यह प्रक्रिया कितना लंबा चलता है? तो कोर्ट में तो केसेस लंबे ही चलते हैं, जैसा हम नहीं, मुआवजे के मामले में ये जो इमीडिएट रिलीफ का बात है ना, तो वो सब प्राधिकार को नोटिस दे दिया जाता है कोर्ट की तरफ से कि पीड़ित को 2 महीने के अंदर मुआवजा मिल जाए। कोर्ट का केस चलता रहेगा लेकिन उसे मुआवजे में देरी ना हो, तो 2 महीने के अंदर उसे मुआवजा मिल जाता है। फीमेल वाला पार्ट तो हो गया, मेल वाले पार्ट में कैसे करते हैं? मेल वाले पार्ट मान लीजिए कि बदमाशी में किसी ने जान से मार दिया, ये बहुत आम चल रहा है। आपराधिक घटना उसके साथ घटी, मैंने उग्रवादी घटना में मारा गया, आतंकवादी घटना में मारा गया, रेल एक्सीडेंट में मारा गया, तो रेल एक्सीडेंट में सरकारें तय करती हैं कि कहाँ से कैसे मुआवजा मिलेगा। लेकिन बाकी ये सब जो स्ट्रीट में अपराध होते हैं, स्ट्रीट में छोटे मोटे अपराध होते हैं, इन अपराधों में अगर वो है तो वो उम्र के हिसाब से तय होगा या ये फिक्स है कि इतनी राशि होगी? ये राशि तो बहुत तरीके से वो तय है कितनी मिलेगी, लेकिन अगर किसी पीड़ित की उम्र 14 वर्ष से कम है तो उसे
जो तय अनुसूची के हिसाब से जो मुआवजे की राशि है उसमें 50% की बढ़ोतरी की जाएगी। जैसे कि अगर किसी की मृत्यु होती है, कि जो पीड़ित जिसकी उम्र 14 वर्ष से कम है उसकी मृत्यु होती है, तो उसे अगर मृत्यु में 2 लाख मिलते हैं और उसकी उम्र कम है, 14 वर्ष से कम है वो, तो 2 लाख के साथ साथ उसे 50% की बढ़ोतरी मिलेगी, मतलब 1 लाख ज़्यादा मिलेगा उसे। तो कुल मिला के उसे 3 लाख की राशि दी जाएगी। इसका मकसद क्या है? ताकि सर इसका बेसिक वो अगर आगे रहता, जिंदा रहता तो कमाता, घर के लोगों का पालन पोषण करता और इससे घर के लोगों को मदद मिलती, तो वो अतिरिक्त कंपनसेशन है। जी सर। और इसका ये बहुत व्यू ये है इस विक्टिम कॉम्पनसेशन का कि अगर कोई पीड़ित है तो उसे इतना मुआवजा दिया जाए, उसका पुनर्वासन इस प्रकार किया जाए कि वो अपनी अपराध के होने वाली पहली जिंदगी में लौट सके, उसकी सहायता हो सके इस मुआवजे की रकम से और पुनर्वासन के द्वारा। एक तो ये है कि बाल अपराध, यौन अपराध के बहुत सारे मामले आधुनिक युग में आने लगे हैं। उस तरह के मामलों में भी कंपनसेट किया जाता है क्या? उसकी काउंसलिंग की कुछ व्यवस्था है तो क्या है? जी सर, उन सब मामलों में उन्हें कॉम्पनसेट किया जाता है, उन्हें मुआवजा दिया जाता है, रिहैबिलिटेशन होता है उनका, पुनर्वासन मतलब। और अगर उन्हें काउंसलिंग की ज़रूरत है तो वो प्राधिकार का जिम्मेदारी होता है। प्राधिकार जिम्मेदार होती है ये देखने के लिए कि उस बाल पीड़ित जो है उसे काउंसलिंग अच्छे से मिले, ताकि वो उस दौर से निकल सके, उसके साथ जो अपराध हुआ है उस श्रेणी से वो निकल सके और अपनी ज़िंदगी आगे की खुशहाल ज़िंदगी व्यतीत करे। अभी पीड़ित के मामले में पीड़ितों की संख्या इसलिए बढ़ रही है कि जैसे जैसे विकास की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो इस तरह घटनाएं थोड़ी ज़्यादा हो रही हैं। यौन अपराध की सबसे ज़्यादा घटनाएं हो रही हैं। यौन अपराध में उसको सिर्फ कंपनसेट नहीं करना, उसको काउंसलिंग करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है आगे की ज़िंदगी के लिए। तो उसकी व्यवस्था कैसे होती है? उसको खुद जाना पड़ता है काउंसलर के पास, या जज साहब भेजते हैं काउंसलर के पास, प्रशासन भेजता है काउंसलर के पास, विधिक सेवा प्राधिकार भेजती है काउंसलर के पास, या उसके घर में कोई अपील करने जाता है कि भाई इसको काउंसलिंग की जरूरत है, इसको काउंसलिंग करना चाहिए? क्या है व्यवस्था? या तो पीड़ित खुद जा सकता है प्राधिकार के पास ये लेकर कि इस बच्चे को या इस पीड़ित को काउंसलिंग की आवश्यकता है, तो वो प्राधिकार की जिम्मेदारी होती है ये देखने के लिए कि उसे सही काउंसलिंग मिले अपराध होने के बाद। काउंसलर कौन लोग होते हैं आमतौर पर? साइकेट्रिस्ट होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जी सर, या सोशल वर्क जो कर रहे हैं, जो महिलाओं पर काम कर रहे हैं, यौन अपराध पर काम कर रहे हैं, वो लोग कौन से लोग काउंसलर होते हैं? काउंसलर सर, या काउंसलर तय मैंने है एक निर्धारित की? एक तो है कि जो साइकोलॉजिस्ट है, जो साइकेट्रिस्ट है, वो तो है ही है, और भी लोग हो सकते हैं जिन्होंने समाज में काम किया है, वो लोग भी जुड़ते हैं क्या इससे? काउंसलर किन की मान्यता है काउंसलर की, या कोर्ट तय करेगा काउंसलर कौन होगा, कौन जाएगा, कौन सा? काउंसलर सर एक मेडिकल टर्म हो गया, मेडिकल डिग्री हो गया। वो बहुत ही वैसे लोग रहते हैं जो इसमें उनका एक्सपीरियंस है इस क्षेत्र में कि कैसे किसी को शांत किया जाए, उसे कैसे अपनी ज़िंदगी अच्छी तरह से बिताने के लिए प्रेरित किया जाए, वो सारे लोग काउंसलर होते हैं। उन्हें थेरेपिस्ट भी कहा जाता है। वो आपकी सहायता करते हैं कि आपके साथ जो हुआ उसे पकड़ के ना रखें, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें, आपकी ज़िंदगी बहुत बाकी है, उस तरीके से सर। अब पीड़ित के कोर्ट जाने पर उसका मुकदमा बहुत लंबा चलेगा, उस लंबे मुकदमे का खर्च कौन उठाएगा? पीड़ित के मुकदमे का खर्च कौन उठाएगा? प्राधिकार उठाएगा? प्राधिकार उठाएगा सर। जी सर। तो उसके लिए खुद उसको जाना पड़ेगा, या कोर्ट ही कहेगी? जैसे कि आमतौर पर जो फिल्मों में हम लोग देखते हैं कि वो कोर्ट कहती है कि आपके पास कोई एडवोकेट नहीं है तो आप बोलिए, हम आपके लिए एडवोकेट की व्यवस्था करते हैं। क्या व्यवस्था है? वो खुद कोर्ट तय करेगी, या उसको जाना पड़ेगा प्राधिकार के पास, या कोर्ट प्राधिकार को कहेगी भाई इनके लिए वकील की व्यवस्था करेगी? जिससे जो प्राधिकार है, विधिक सेवा प्राधिकार है, उसका ये एक मोटो है, एक लक्ष्य है कि सबको, अगर कोई ऐसा पीड़ित है या कोई व्यक्ति है जो विधिक सेवा खुद नहीं ले सकता है, किसी लॉयर को नहीं अफोर्ड कर सकता है, तो प्राधिकार की जिम्मेदारी है कि वो निःशुल्क उनकी मदद करे, उन्हें वकील दे, और वो सारी जिम्मेदारी, सारे खर्चे वो सब प्राधिकार उठाती है सर। अब हम लोग इसको कंक्लूजन की तरफ बढ़ेंगे। अगर कंक्लूड करें तो उसको आप बताएं कि पीड़ित हुआ उसके बाद की प्रक्रिया मुआवजा तक में उसको क्या करना चाहिए, उसके परिवार को क्या करना चाहिए? पहला तो सर एक तो कोर्ट से किसी के साथ अपराध हुआ, हाँ, तो वो पीड़ित हुआ, अब उसके आगे की प्रक्रिया बताएं कि उसको क्या करना चाहिए, उसके परिवार के लोगों को क्या करना चाहिए, ताकि उसको
काउंसलिंग भी हो सके, उसको कंपनसेशन भी मिल सके और उसको हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह की व्यवस्था भी हो सके, कोर्ट वगैरह में लीगल एक्सपेंडिचर जो है उसकी व्यवस्था हो सके। क्या क्या प्रक्रिया है? पहला तो सर कोर्ट रेकमेंड करता है कि आपको अगर सहायता चाहिए, मुआवजा चाहिए और पुनर्वासन चाहिए तो आप प्राधिकार के पास जाएं। दूसरा होता है कि अगर कोर्ट से रेकमेंडेशन नहीं आया है तो आप सीधा या तो खुद जा सकते हैं कोर्ट के प्राधिकार के पास मुआवजे की मांग करने और पुनर्वासन की सहायता प्राप्त करने, या फिर अगर आप नहीं जा सकते या फिर अगर पीड़ित की मृत्यु हो गई है तो उनके जो आश्रित होते हैं या परिवार के सदस्य होते हैं या आसपास के लोग या दोस्त रिश्तेदार, वो भी जा सकते हैं प्राधिकार के पास ये अपील देने, आवेदन देने कि ऐसे ऐसे लोगों के साथ यही अपराध हुआ है, उन्हें मुआवजा चाहिए, पुनर्वासन चाहिए या फिर कोई इमीडिएट रिस्पांस चाहिए, चाहे वो हॉस्पिटल के बिल्स हो या फिर थेरेपी हो, काउंसलिंग हो, कुछ भी। एक चीज और वो ये कि समय, टाइम ड्यूरेशन, इमीडिएट उसको रिलीफ और एक खास पीरियड में रिलीफ ठीक होने तक का, उसकी क्या व्यवस्था है? सर अगर किसी पीड़ित ने आवेदन दिया है प्राधिकार में तो 60 दिन प्राधिकार तुरंत कॉग्निजेंस लेता है? जी सर, तुरंत 2 महीने के भीतर वो उसे मुआवजे की रकम दे देता है। लेकिन अगर कभी ऐसा हुआ कि उन्हें मुआवजे की रकम ना मिली तो वो क्या कर सकते हैं, वो एक अपील कर सकते हैं स्टेट कमेटी के सामने, राज्य समिति के सामने एक अपील दे सकते हैं और 90 दिनों के अंदर उन्हें वो राशि मिल जाएगी। ये राज्य समिति क्या होती है, कौन, कहाँ पर उसकी व्यवस्था है? प्राधिकार को ही जाना पड़ेगा या प्राधिकार के अतिरिक्त कोई समिति है जहाँ की उस समिति को आवेदन? स्टेट कमेटी प्राधिकार में अगर जैसे मैंने कहा कि उन्हें मुआवजे की रकम नहीं मिली है तो वैसे में फिर वो स्टेट कमेटी के पास जाएंगे और वो इन सब शिकायतों को देखती है कि अगर कोई पीड़ित है, उसे मुआवजे की रकम नहीं मिली है तो वो जल्द से जल्द 90 दिनों के अंदर आप अपील करें और वो फिर आपको सहायता करेगी और मुआवजे की रकम जितनी जल्दी हो सके आपको दिलवाएगी। ये जो त्रिस्तरीय व्यवस्था है, एक डीएलएस से है, एक वो झालसा है, मैंने स्टेट लेवल व्यवस्था है और एक सब रीजनल लेवल पर व्यवस्था, इसके अलावा नेशनल लेवल पर व्यवस्था नालसा। तो ये जो है कहीं भी कोई पार्टी जो है अगर ये उसकी पहुंच है तो वो कहीं भी आवेदन दे सकता है कि हम यहाँ के रहने वाले हैं, हमारे साथ ये हादसा हुआ है और हमको मिलना चाहिए। पोर्टल पर जाकर के भी या जो जन सुविधा केंद्र है वहाँ जाकर के भी, कम्युनिटी सेंटर जहाँ बनाया गया वहाँ जाकर के, और उसको प्रक्रिया शुरू हो जाएगी उसको मिलने की। क्या है? जी सर, वो तुरंत जाके आवेदन दे सकता है, उन्हें आवेदन लिख के देना पड़ेगा और फिर प्राधिकार क्या करती है, वो एक कमेटी बैठाएगी, वो जांच करेगी कि कैसा अपराध हुआ है, कब हुआ है और उस हिसाब से जो तय अनुसूची है उस हिसाब से उन्हें मुआवजे की रकम मिलेगी। लेकिन पीड़ितों को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर उनके साथ जब अपराध हुआ है उस दिन से लेकर 6 महीने के अंदर, सिर्फ 6 महीने के अंदर उन्हें अपील करनी पड़ेगी प्राधिकार में, दावा करना पड़ेगा कि मैं पीड़ित हूँ और मुझे मुआवजे की रकम देनी चाहिए। अभी आपको पीड़ित कौन है और पीड़ित को मुआवजा क्या मिल सकता है, कैसे मिलेगा, इस प्रक्रिया को कानून की बात में बताया गया। आप जो श्रोता सुन रहे हैं, जो दर्शक देख रहे हैं, वो अपने दूसरे लोगों को बताएं ताकि वो इसका लाभ ले सके और उसको राहत मिल सके और उसका पुनर्वास हो सके। नुपुर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।